ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर स्ट्रक्चर पढ़ा था, मतलब बोर मॉडल पढ़ा था। बोर मॉडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पहली चीज़ उसने बताया था कि वी हैव फिक्स्ड ऑर्बिट्स। हमारे पास फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं। ये ऑर्बिट कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो बोर ने ये बताया था कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। सेकेंड इसका बोला था कि दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि था mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, n क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, कुछ भी इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है क्या, क्वांटाइजेशन। ठीक है, इस n की वजह से जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है क्वांटाइजेशन, जो कि हमें बताता है कि वी हैव सर्टेन लेवल्स, कुछ हमारे पास एनर्जी लेवल है, उनकी कुछ एनर्जी होगी या उनका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, और लेवल्स के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे कोई एनर्जी या कोई मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, सो जैसे हमने बताया कि देर आर सर्टेन लेवल, तो ये लेवल 1 हो गया, फिर लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया। इनके बीच में कुछ एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो एनर्जी लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, बोर ने अपने मॉडल में क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर लिया था। इसके बाद उसने इन लेवल एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट बोला था, और उन ऑर्बिट का क्या बताया था, एनर्जी कितनी होती है वो उसने अच्छे से बता दी थी। फर्स्ट लेवल की एनर्जी क्या है, सेकंड लेवल की एनर्जी क्या है, और किसके बारे में बताया था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के बारे में बात करी थी। साथ में रेडियस बताया था कि आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, वेर ए नॉट क्या होता है 52.9 पिकोमीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सब बोर ने बताई थी। और उसके बाद बोर ने क्या बताया था कि जो लायमन बामन पाशन जो सीरीज़ है, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का आता है, जो हाइड्रोजन एटम अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है, जिस पैटर्न से वो एनर्जी रिलीज़ करता है, वो कौन सी जगह पे आएगी, वो अच्छे से बोर ने एक्सप्लेन किया था। सो एक्सप्लेन बोर्ड ने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, बट ओनली ऑन अजम्पशन, सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे उसने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा क्यों है वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आफ्टर दैट वी वर हैविंग बहुत बड़ा फ्लॉ था बोर में, कि बोर ने बोला था कि दे हैव फिक्स्ड ऑर्बिटल्स, ये और कुछ एनर्जी लेवल होता है और ये फिक्स्ड होता है, जो कि एकदम गलत बात है, जो कि लेटर हमने समझ में आई थी। ठीक है, तो ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। ये जो बोर मॉडल था उसकी क्या क्या लिमिटेशन थी। तो पहली लिमिटेशन थी, इट फेल टू अकाउंट द फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो मोटी मोटी जो डिटेल्स थी, जैसे ये लाइन्स ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, या ये लाइन्स ऐसे ऐसे आ रही हैं, तो कितनी लाइन्स आ रही हैं, क्यों लाइन्स आ रही हैं, ये तो बता दिया था। बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि जब इन लाइन्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये होती है बेसिकली डबलेट्स, और ये क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, जब इन क्लोजली पैक्ड लाइन्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये बोर नहीं बता पा रहा था। बोर ने बताया था कि एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब ये एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल्स क्या है, जैसे हमें पता है एनर्जी लेवल है, शेल 1 हो गया, शेल 2 हो गया। तो बोर ने बताया कि फर्स्ट शेल है जिसका n इज इक्वल्स टू 1 है, और वी हैव सेकंड शेल जिसका n इज इक्वल्स टू 2 है। लेकिन हमें पता है, इसके बाद हमें क्या पता चला कि n इज इक्वल्स टू 1 है तो उसमें 1s है, और n इज इक्वल्स टू 2 है तो उसमें 2s भी होता है और 2p भी होता है। तो इसके अंदर एक और ये 3 लेवल और होते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ थी ना कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं बता पा रहा था कौन, भोर। भोर ने ये बताया था कि ये एनर्जी लेवल है, 1 है, 2 है, 3 है। इसके अंदर एक एनर्जी लेवल के अंदर और भी छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं। ये चीज़ हमें भोर नहीं बता पाया। और कैसे ये पता चला, मतलब अगर तुम ट्रांजिशन देखो तो यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 2s है, और उसके ऊपर 2p भी हो सकता है जिसके 3 है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ भी जा सकता है, किसी भी एनर्जी लेवल में जाता सकता है। तो अगर एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल
टू के बीच में जब लाइंस मूव कर रही हैं तो वो दिखती तो एक ही है, लेकिन जब उसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें बहुत सारी वो बहुत सारी लेवल्स हमें दिखाई देने लगते हैं, मतलब बहुत सारी लाइंस दिखाई लगती है। पहले तो एक ही दिखाई दे रही थी, जब इसको फील्ड में रखा तो वो दो तीन चार दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मतलब ये जो पी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो गए, 2px 2py 2pz, और तीनों की एनर्जी अलग हो गई, जिसकी वजह से और एनर्जी लेवल्स बढ़ गए एक ही शेल में। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, ये जो फर्दर एनर्जी लेवल्स है एक लेवल के अंदर, ये चीज़ हमें बोर बिल्कुल भी नहीं बता पाया। The next is it could not explain the ability of atoms to form bond. तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, यहाँ पे एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, किस तरीके के बॉन्ड बन रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ हम लोगों को अच्छे से पता नहीं चल रहा था, ना बोर हमें कुछ अच्छे से बता पा रहा था। ठीक है, लेटर आगे जाते हुए हमने देखा कि हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन ऑर्बिटल के ओवरलैप से एक बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, या मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत आगे जाके पता चला था जब श्रोडिंगर ने अपना मॉडल दिया था। बोर ये नहीं बता पाया कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है या जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये बोर बिल्कुल भी नहीं बता पाया। सो मेजर लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला चीज़ है कि वो फाइनर डिटेल्स मतलब जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट वो नहीं बता पा रहा था। कुछ लाइंस आ रही थी, इन लाइंस को, इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो ये जो पतली पतली सी लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है। ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट था जो कि बोर नहीं बता पा रहा था कि ये कहाँ से आई। उसके बाद ये कैसे बॉन्ड्स बनते हैं वो भी नहीं बताया पाया। और सबसे बड़ी लिमिटेशन बोर की थी कि लिमिटेशन ने बोला था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो फिक्स्ड पाथ होते हैं, जैसे अर्थ का एक ऑर्बिट है वो फिक्स्ड पाथ है, अर्थ उसी ऑर्बिट में घूमती है, बट इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का कोई भी फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता, वो अपने मन करे वहां पे घूमता है। ठीक है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पेस है, ठीक है, ये कुछ जगह है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे मर्जी आए वैसे घूमता है। ठीक है, उसका एक फिक्स्ड पाथ नहीं है, जिस तरीके से उसका मन करेगा वैसे घूमेगा। ठीक है, तो ये मत याद रखना कि जैसे जो प्लानिटरी मोशन जो बोर ने या रदरफोर्ड ने दिया था वो सही है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी घूमते ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब हमने देखा कि लाइट जो होती है उसका वेव नेचर तो होता ही है, साथ में उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो हमने सोचा कि ठीक है, पार्टिकल का भी तो वेव नेचर होना चाहिए, दोनों चीज़ें को रिलेशन में आनी चाहिए। वेव लाइट जब लाइट की तरह, वेव की तरह और पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो पार्टिकल भी लाइट की तरह बिहेव करने चाहिए, और अगर वो लाइट की तरह बिहेव करेंगे तो उसकी भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी और उसकी फ्रिक्वेंसी भी होगी। तो यहाँ पे हमारे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसका एक वेव नेचर भी होता है और एक पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ठीक है, हर एक मैटर की वेवलेंथ होती है, हम जैसे हमारी बॉडी है, हमारे सेल्स है, हमारी बॉडी की भी कुछ वेवलेंथ है। ठीक है, हमारी बॉडी भी एक वेव की तरह चल सकती है। ठीक है, और उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हम लोग को फाइंड आउट करनी है। जब हम लोग उसकी वेवलेंथ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इतनी छोटी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो इसको कैसे देखेंगे, पहले तो हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन देखते हैं, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अगर कोई भी हमारे पास लाइट है तो उसकी एनर्जी हम लोग E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर मास एनर्जी इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे लाइट का जो फोटोन है उसका कुछ मास है तो मैं इजीली उसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा भी होता है, ये भी हम लोगों को ऑटोमेटिकली पता है। ठीक है, तो इससे हम लोग दो इक्वेशन से हम लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रा देख रहे हैं या एटॉमिक मॉडल देख रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको कंसिडर किया जा रहा है कि वो वेव है। तो अगर वो वेव है तो उनकी भी कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉन की भी कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है
वो किस तरीके से निकाली जाती है, वो इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करते हुए निकाली जाती है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी कितनी होगी, और अगर एनर्जी है और वो वेव की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद उसमें फॉर्मूला hc/λ लगा के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो E इज इक्वल्स टू mc² इज इक्वल्स टू hc/λ। ये हम लोग यूज कर सकते हैं, C से C कट जाएगा जिसका मतलब क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc। अब C तो लाइट के लिए होता है और कोई अगर और पार्टिकल है जो लाइट की स्पीड से नहीं चल रहा है तो मैं उसे लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv कर देता हूँ। v वेलोसिटी हो गई, ठीक है, यहाँ नहीं करते, इसको इधर कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। अब ये mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो इसे p से डिनोट कर सकते हैं, mv इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाती है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p और h/mv। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका मास m है और वेलोसिटी v है उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ जरूर होगी। अब कितनी होगी ये तो हमें नहीं पता, ये तो फॉर्मूला लगा के हम फाइंड आउट करेंगे कि एक बहुत बड़े पार्टिकल की और एक बहुत छोटे पार्टिकल की कितनी वेवलेंथ होगी, लेकिन हर एक चीज की वेवलेंथ होती है, ये हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो एवरी मैटर कैन एक्ट एज अ वेव एंड एवरी वेव कैन एक्ट एज अ मैटर। हर एक चीज मैटर की तरह एग्जिस्ट कर सकती है, पार्टिकल बिहेवियर शो कर सकती है और वेव बिहेवियर भी शो कर सकती है। तुम्हारे सामने जो पेन है वो भी वेव की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसकी वेवलेंथ नेग्लिजिबल भी है तो कितनी है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन से। एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या देता है, h इज इक्वल